अब हम अपना अगला विश्लेषण हजारों वर्ष पुरानी एक कहानी से शुरू करना चाहते हैं। आज आप सोचिए, कहानियों का दिन है। एक कहानी हमने आपको सुनाई, यह राजनीति की कहानी है। अब दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी का वर्णन रामायण में आता है और इस कहानी के दो किरदार हैं। पहला किरदार है राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई और दूसरा किरदार है कैकई की दासी मंथरा। कैकई भरत की मां थी। वो राम को अयोध्या का राजा बनाए जाने से बहुत प्रसन्न भी थी, लेकिन मंथरा के भड़काने पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और पूर्व में दिए गए एक वचन के मुताबिक राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया और अयोध्या का राजपाट भरत को सौंप दिया गया। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हजारों वर्ष पहले जिस लालच और धोखे का जिक्र रामायण में किया गया था, वो आज के जमाने की भी सच्चाई है। उदाहरण के लिए, जो नेपाल किसी जमाने में भारत का इतना घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, वो आज चीन के बहकावे में आकर भारत विरोधी हरकतें कर रहा है और इसके केंद्र में है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कल केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा अजीबोगरीब दावा किया और कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली कलयुग की ये नई रामायण चीन के इशारे पर रच रहे हैं। हालांकि अब नेपाल के प्रधानमंत्री की उनके ही घर में, उनके ही देश में आलोचना हो रही है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि केपी शर्मा ओली ये सब किसके इशारे पर कर रहे हैं। ताजा स्थिति कहती है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी चीन की वजह से बची हुई है और इसी का कर्ज चुकाने के लिए वो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यानी झूठे तथ्यों पर आधारित जिस इतिहास को केपी शर्मा ओली दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो चीन ने लिखा है। यहां एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे लिए केपी शर्मा ओली का मतलब नेपाल नहीं है। हमारे लिए केपी शर्मा ओली का मतलब नेपाल के लोग नहीं है। नेपाल के लोग और नेपाल में हमारे जो दर्शक हैं, वो हमारे लिए आज भी उतने ही कीमती हैं। उनके साथ आज भी हमारा वही रिश्ता है। सिर्फ बीच में एक नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दो देशों के लोगों के बीच में ये नफरत की दीवार खड़ी नहीं कर सकता। इसलिए भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो हमेशा एक ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ओली सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के एहसानों तले नहीं दबे हैं, बल्कि एक नई रिपोर्ट में अब यह दावा किया गया है कि चीन की मदद से केपी शर्मा ओली ने पिछले कई वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में काला धन कमाया है और ये रकम स्विट्जरलैंड के एक बैंक में जमा है। तो पहले ये वाला कैच देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े खुलासे करने वाली एक संस्था ग्लोबल वॉच एनालिसिस के मुताबिक वर्ष 2015 और 16 में जब केपी शर्मा ओली पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कंबोडिया के टेलीकॉम सेक्टर में निवेश किया था और इसमें नेपाल में चीन के तत्कालीन राजदूत और नेपाल छोड़कर जा चुके एक व्यापारी ओंग शेरिंग शेरपा ने उनकी मदद की थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल के दौरान भी केपी शर्मा ओली चीन की मदद करते रहे और इसके बदले में केपी शर्मा ओली के करीबियों को पैसा मिलता रहा। यह दावा किया गया है कि वर्ष 2018 में नेपाल की सरकारी दूरसंचार कंपनी को नजरअंदाज करके चाइना सर्विस कम्युनिकेशन नामक चीन की कंपनी को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक डिजिटल एक्शन रूम बनाने का ठेका दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ओली ने चीन के दबाव में कई सरकारी प्रोजेक्ट्स चीन की कंपनियों को दे दिए थे और उन्होंने ये सब नियमों को तोड़कर किया। हालांकि नियमों के इन उल्लंघनों का खुलासा होने के बाद नेपाल को अपने कुछ फैसले वापस भी लेने पड़े थे। इस रिपोर्ट में नेपाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कई और मामलों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है और स्विट्जरलैंड के एक बैंक की जिनेवा ब्रांच में केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य के नाम पर लगभग 41 करोड़ रुपए जमा हैं। सोच लीजिए, फिर से बता रहे हैं, 41 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड में जमा है। ये जो स्विस बैंक अकाउंट हैं, ये राजनीति में एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। ये स्विस बैंक अकाउंट्स ने भारत में न जाने कितने नेताओं का करियर बर्बाद किया है और अब यही स्विस बैंक अकाउंट्स, यही किकबैक्स और विदेशों में प्रॉपर्टी का यही मामला अब केपी शर्मा ओली के पीछे भी पड़ गया है। आपको याद होगा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ भी इसी का शिकार हुए थे। भारत में भी कई नेता इसके शिकार हो चुके हैं और अब बारी है केपी शर्मा ओली की।
शेयर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रूप में जमा इस रकम के जरिए केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी को हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहां हम एक बात साफ साफ कर कह देना चाहते हैं कि हम इस रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि स्वयं नहीं कर सकते। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट के अलावा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण किया तो एक बात साफ हो गई कि चीन आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे देशों का पूरा फायदा उठाता है जहां सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और इन्हीं के जरिए चीन धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और हो सकता है कि नेपाल के मामले में भी यही हुआ हो।